बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 115 यानी 115 में हाजिर हूँ, एक नए क्लास के साथ और एक नए सेक्शन के साथ। आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन 11 है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का। और आज जो है हम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने आपसे जो जो गुज़िश्ता लेक्चर्स थे उसमें मैंने प्लेंट फैमिली जो केस है वो कैसे दाखिल किया जाता है, फिर जवाब दावा, उसके बाद प्री ट्रायल। आज जो है हम सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पे बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो सेक्शन 11 है वो क्या कहता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। और इससे पहले जो समन होते हैं, जो बाकायदा अगर कोई समन जारी किया जाता है, गवाहों को किस तरीके से बुलाया जाता है, क्योंकि एविडेंस से पहले गवाहों को बुलाना ज़रूरी होता है, तो वो जो तरीक़ेकार है वो सेक्शन 15 में है। वो बाद में उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सेक्शन इसके बाद आता है। और ये सेक्शन 11 में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में भी उसके तरीक़ेकार की बात की है कि कोर्ट किस तरीके से फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो समन इशू करती है। तो इसलिए वो सेक्शन 15 में फिर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस को पढ़ते हैं कि इसमें किस किस्म का तरीक़ेकार जो है वो वज़ह किया गया है। तो चलते हैं सेक्शन 11 रीडिंग ऑफ जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। इसका सब सेक्शन 1 है ऑन द डेट फिक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। जब तारीख शहादतों की कलमबंद होने के लिए मुकर्रर होती है, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो गवाही है उसको एग्जामिन करने के लिए कोई तारीख जो कोर्ट मुकर्रर करती है, द फैमिली कोर्ट शैल एग्जामिन द विटनेसेस। तो फैमिली कोर्ट जो है वो उन्हीं गवाहों को एग्जामिन करती है, प्रोड्यूस बाय द पार्टीज इन सच ऑर्डर एज इट डीम्स फिट, के जिस तरीके से कोर्ट ने मुकर्रर किया हुआ होता है उसी ज़ाबितों के मुताबिक जो पार्टीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये कि अगर वो प्लेंटिफ एविडेंस है तो प्लेंटिफ जो है मुद्दई है वो अपने गवाह लाएंगे। जब उसका साइड क्लोज हो जाता है तो फिर जब डिफेंस काउंसिल डिफेंडेंट की तरफ से जब कोई गवाह आते हैं तो फिर उसको क्रॉस करते हैं। पार्टीज का मतलब यानी ये दोनों के एविडेंस की बात करते हैं कि प्लेंटिफ के एविडेंस किस तरीके से होगा, फिर डिफेंडेंट किस तरह होगा। तो प्लेंटिफ एविडेंस जो होगा तो मुद्दई पहले अपने पार्टीज को लाएंगे और उसके बाद जो है मुद्दई खुद और फिर जो गवाह होंगे वो बयान देंगे। जब ये बयान ख़त्म करेंगे तो फिर डिफेंडेंट की तरफ से गवाह है जो डिफेंडेंट खुद होगा और उनके जो गवाह है वो अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो तरीक़ेकार है वो सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 की बात हम कर रहे थे। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, सब सेक्शन 2 11 सेक्शन की फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की। तो वो कहते हैं द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन्स। जो मैं समन की बात कर रहा था कि वो 15 में उस तरीक़ेकार है, द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस unless within 3 days of the framing of issue any party intimates the court that it desires a witness to be summoned through the court and the court is satisfied that it is not possible or practicable for such party to produce the witness। अब जिस तरीके से क्रिमिनल केसेस में हम आम देखते हैं कि जो विटनेसेस होते हैं उनको कोर्ट समन इशू करती है और उसको बुलाया जाता है, तो फैमिली कोर्ट में ऐसा कोई तरीक़ेकार वज़ह नहीं होता कि खुद से जो है फैमिली कोर्ट गवाहों के पीछे समन भेजे आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए, क्योंकि ये पार्टीज खुद जो होती हैं, अगर मुद्दई पार्टी होती हैं तो वो खुद आती हैं और साथ साथ जो है वो अपने गवाहों को भी लाती है, इसी तरह डिफेंडेंट। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है सब सेक्शन 2 में द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस। तो कोर्ट जो है गवाहों को पाबंद करने के लिए या बुलाने के लिए कोर्ट में या अपीयरेंस के लिए कोई समन या इतलाई रिपोर्ट जो इत्तला है समन वो नहीं इशू करती है, अनलेस जब तक के विद इन 3 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इशू, के फ्रेमिंग ऑफ इशू के 3 दिन के अंदर अंदर द पार्टी इंटीमेट्स द कोर्ट
that it desires a witness to be summoned through the court, और ताकि जो अगर जब तक कि पार्टी ये ख्वाहिश ज़ाहिर न करे और कोर्ट से ये ना कहे कि जो पार्टीज के थ्रू जो है समन कोर्ट इशू करें, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, और फिर उस जो कोर्ट पार्टी ने कोर्ट को कहा है और उस पर कोर्ट भी सेटिस्फाई हो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये पार्टीज के लिए मुमकिन नहीं है और प्रैक्टिकेबल अमली तौर पर भी ये नहीं कर सकता फॉर सच पार्टी टू प्रोड्यूस द विटनेस, कि वो विटनेस को बुला सके, तो फिर कोर्ट खुद जो है वो समन इशू करती है। ये सब सेक्शन 2 था 11 का। और अब सब सेक्शन 3 जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, सब 11 का सब सेक्शन 3 कहता है द विटनेस शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स, जो गवाह आएंगे वो अपने अल्फाज में गवाही देंगे। और इसमें फिर प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज आर देयर काउंसिल में फर्दर एग्जामिन, और बशर्त यह कि अगर पार्टीज या उसके काउंसिल जो है उसको मजीद एग्जामिन, री एग्जामिन या फिर क्रॉस एग्जामिन ना करे, क्रॉस एग्जामिन री एग्जामिन द विटनेस, वो मजीद भी जो उसका एग्जामिन और री एग्जामिन भी कर सकते हैं। वो इसीलिए कि अगर कोई कोर्ट को पार्टीज को पावर हो सकता है कि अगर वो उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट को अगर किसी को री एग्जामिन करना चाहे तो एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो लिखवाना पुर करने के लिए ना हो किसी कानूनी सकम कोई फैसले तक अगर कोर्ट पहुंच नहीं पाती है और उसको री एग्जामिन करना चाहे तो री एग्जामिन हो सकती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो अदर साइड करती है, और एग्जामिन जो है या एग्जामिनेशन इन चीफ वही पार्टी कराती है जो केस करता है। अगर वो मुद्दई है तो अपने गवाह को, अगर डिफेंडेंट है तो वो अपने गवाह को। इसी तरीके से इसका जो मजीद प्रोविजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फैमिली कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट रिगार्ड्स एज इंडिसेंट, स्कैंडलस और फ्रिवोलस और विच appears to it to be intended to insult or annoy or needlessly offensive in form। अब हमेशा मियाँ बीवी का मसला होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए होते हैं, एक दूसरे से लाजमी बात है वो रास्ते अलग कर रहे होते हैं, फैमिली की जो टाई है वो जो अनटाई करते हैं, तो लाजमी बात है हमेशा जो हालात ख़राब होते हैं तो फिर वो एक दूसरे पे पुल नहीं फेंकते हैं, लाजमी बात है फिर उसमें बात गालम गलोच तक भी आ जाती है, इल्ज़ामात तक भी आ जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो बंदे का हर अमल उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो उसका अच्छा अमल भी जो है वो उनके लिए बुरा लगता है। तो इसीलिए वो कोर्ट ये सेक्शन की जो प्रोविजो है वो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फैमिली कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन, कि फैमिली कोर्ट जो है वो ऐसे सवाल को मना करेंगे विच इट रिगार्ड्स एज इंडिसेंट, अगर वो नाशाइस्ता हो, उम्दा ना हो, गैर उम्दा हो, स्कैंडलस हो, या वो जो है उसको कोई स्कैंडलस कर रहा और फ्रिवोलस हो, वो जो है उससे बदनामी होती हो, और विच appears to it to be intended to insult, और उससे उसकी कोई बेइज्जती हो रही हो, और annoying, और उसको नाराज करना हो, और नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है और ऑफेंसिव हो, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है वो जो अदालत है वो इजाज़त नहीं देगी। इसी तरीके से इसका 3A है जो सेक्शन हम 11 जो हम पढ़ चुके हैं उसमें जो है 3 और 3A जो उस किया है इसमें जो पेश किया गया है आगे, वो कहते हैं द फैमिली कोर्ट में इफ इट सो डीम फिट, अगर कोर्ट ये समझ पाए, ये समझते हो, put any question to any witness for the purpose of elucidation of any point which it considered material in the case, और अगर कोर्ट खुद चाहे कि कोई चीज़ भी put any question to witness, वो गवाह को खुद भी कोई क्वेश्चन उस पर कर सकता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट वाजे करना हो विच इट कंसिडर्ड मटेरियल इन द केस, कि वो केस के लिए मटेरियल हो, वो केस के लिए जो है वो ज़्यादा कारामद हो, तो कोर्ट खुद भी कोई क्वेश्चन कर सकती है। फिर इसका जो सब सेक्शन 4 है द फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट, द फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस, और एविडेंस को ये इजाज़त भी दे सकती है फैमिली कोर्ट ऑफ एनी विटनेस, किसी भी गवाह को
टू बी गिवन बाय मीन्स ऑफ एन एफिडेविट, कि वो एफिडेविट के ज़रिए भी जो है वो गवाही दे सकते हैं। अक्सर ये एफिडेविट ही देते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पर क्रॉस होते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अब इसका जो लास्ट जो प्रोविजो है सेक्शन 11 का, वो जो है प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट डीम्स फिट इट मे कॉल सच विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3। तो अगर एक जो हमने री एग्जामिन की बात की कि सबसेक्शन 3 के मुताबिक जो हम लास्ट पढ़ चुके हैं कि अगर कोर्ट चाहे, provided if the court deem fit may call such witness for the purpose of examination in accordance with subsection 3, तो कोर्ट भी जो है किसी भी गवाह को जो है वो बुला सकती हैं एग्जामिनेशन कराने के लिए। अगर वो ये समझते हैं कि इस केस में इसकी गवाही ज़रूरी है तो किसी को भी जो है वो उस कॉल कर सकती हैं और इसकी गवाही ले सकती हैं। तो ये जो है ये सेक्शन 11 का जो है हमने सब सेक्शन 4 तक और प्रोविजो के साथ पढ़े। अब इसमें जो हम कमेंट्री में पढ़ेंगे तो इसमें मैं कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपके प्रैक्टिस में आपके काम आ सके। तो हम जाके ये जो इससे मुतालिका जितने भी अथॉरिटीज़ हैं और जो सेक्शन को और समराइज़ किया गया है, हम भी चलते हैं, ये मैं आपसे समराइज़ करूँ इस सेक्शन को ताकि आप इसको मज़ीद भी समझ सकें। तो सेक्शन 11(2) जो हम पढ़ते हैं फैमिली कोड 1964 का, प्लेस बार ऑन इशूएंस ऑफ समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ विटनेस unless a party intimates the court within 3 days of the framing of issue of its desire to summon a witness through the court. Section 11(2) of the Act is not couched in a mandatory language and should not be treated as such in the absence of consequence of its non-compliance. अब मसला ये है, इसकी जो अथॉरिटी है जो सेक्शन 2 को सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 को जो एलोबरेट करता है वो 2004 है, MLD 635 पेज पे, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि फैमिली कोर्ट जरूरी नहीं है कि समन भेजे। तो इसको अगर आप मजीद डिटेल से पढ़ना चाहें, इस सेक्शन को समराइज तरीके से पढ़ना चाहें तो आप 2004 MLD 635 में ज़रूर इसको, अगर आप सेक्शन 11 को मज़ीद समझना चाहें तो आप 2004 MLD 625 पढ़ेंगे तो और भी आपको आसान हो जाएगा। इसी तरीके से और भी अथॉरिटीज़ है इसी सेक्शन से कि वो भी अगर आप पढ़ना चाहें। और ऑन द डेट फिक्स फॉर एविडेंस family court shall examine the witness produced by the parties in such order as it deem fit। ये भी जो हमने पढ़ा आगे जाके सेक्शन में, तो ये अथॉरिटी भी जो है ये आप PLJ 2009 लाहौर 536 ये भी अब पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ही क्लियर कट जो है ये सेक्शन 4 खुसूसी तौर पर या और जो सेक्शन इसी के हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट डिक्लाइनिंग एडजोर्नमेंट और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एब्सोल्युटली डिस्क्रिशनरी एंड कुड नॉट बी इंटरफेयर विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिसडिक्शन। ये जो है ये 2003 YLR 358 है, ये भी पढ़ेंगे तो इसमें भी ये जो सेक्शन 11 है और क्लियर हो जाएगा। और एक और अहम अथॉरिटी जो है अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी जो है ये 2004 MLD 635 है और ये स्पिरिट ऑफ लॉ अंडरलाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(2) एंड 11(2) जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का है। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 इज टू प्रोवाइड speedy justice and by all means simplify the procedure for resolution of the family dispute by reducing the time limit to its minimum for advancing cause of justice rather than creating stumbling block to impede justice। अब अगर ये जो चूंकि फैमिली कोर्ट का स्पिरिट ये है कि स्पीडी जस्टिस आपसे मिले, तो ये जो इसको जो एलोबोरेट किया सेक्शन 11 और सब सेक्शन 2 को, तो ये जो है ये 2004 MLD पेज 635 से जब आप पढ़ेंगे तो इसको और भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समराइज किया गया है। इसी तरीके से जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये सिविल कोड की तरह अनलाइक सिविल प्रोसीजर कोड द फैमिली कोर्ट वाज रिस्ट्रेन्ड टू फॉर्मुलेट इशू
at later stage as the same was violator of section 11(2)। तो ये सिविल सूट की तरह नहीं है, तो इसको भी जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो PLD 2004 लाहौर 410 में बड़े अच्छे तरीके से इसको समराइज किया गया है। ये भी आप जरूर पढ़ें, PLD 2004 लाहौर 410 इसमें। और लास्ट जो है, पार्टीज had absolute right to produce any witness and it was incumbent upon the family court to examine such witness subject to the requirement of law। ये जो है 1999 है MLD और 2153 पेज है, ये भी जरूर जो है आप पढ़े। और साथ साथ 2012 CLC पेज 1361 ये भी आप पढ़ें, तो इसमें भी सेक्शन 11 बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एलोबोरेट हुआ है। इसी तरह PLD 2001 लाहौर 495 भी पढ़े और 2003 MLD 1641, ये सब अथॉरिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 11 जो है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और इसका सब सेक्शन 2, 3, 4 ये सारे प्रोविजो के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से इस अथॉरिटीज़ में ये जो अपेक्स कोर्ट्स के जितने जो वो हैं लॉज हैं, ये आपको बहुत ही कारामद लगेगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये जो सेक्शन हमारा 11 है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इसको अच्छे तरीके से समराइज किया गया है। तो आज जो है हम पढ़ रहे थे सेक्शन 11 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का, जिसके डिटेल जो है मैं आपके सामने ला चुका हूं और मैं इस अकीदे पे हूं कि मैंने जो कुछ आपके सामने लाया है वो मैंने किसी न किसी हद तक आप तक अपनी बात पहुंचा चुका हूँगा या इस काबिल हो चुका हूँगा कि मैंने जो कुछ बयान करना था वो आपके सामने इस अंदाज से बयान किया कि आप समझ चुके होंगे। और आप कोशिश करें कि जितने भी आप समझ सकें तो आप ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी जो लेक्चर है उसको कितना आप समझते हैं, आप कितना जो है इसको वॉच करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को वॉच भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जाके साथ साथ आप जो है बेल आइकन को इसलिए प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।